Hello, welcome you all to Lawsico. So this week in our legal essay series, we are going to discuss about recusal of judges. क्या होता है recusal of judges? उस बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। हाल ही में कौन सी ऐसी इंसिडेंट हुआ है, कौन सी ऐसी घटना हुई है जिसके चलते हम ये डिस्कशन करते हैं, वो भी जानेंगे। तो चलिए, जो अभी हाल ही में इंसिडेंट हुआ है, ये दो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने अपने आप को वेस्ट बंगाल से रिलेटिंग जो केसेस थे उससे खुद को रिक्यूज कर लिया है। क्या होता है रिक्यूज करना, वो हम थोड़ा आगे समझते हैं। डेफिनेशन उसकी थोड़ी आगे से समझते हैं। जनरल अगर हम टर्म्स में समझे तो जब कोई जज अपने आप को किसी केस से हटा ले, तो बंगाल पोस्ट वायलेंस जो केस था, ये जस्टिस इंदिरा बनर्जी के पास में आया था, तो इन्होंने इस केस से खुद को हटा दिया। उसी तरीके से नारदा केस जो चल रहा था, ये भी एक वेस्ट बंगाल से रिलेटिंग ही केस है, वहाँ की गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से ही रिलेटिंग केस है। इसमें जो जज थे वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे एक पर्सनल बायस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताते हुए खुद को इस केस से हटा दिया। तो ये दोनों जो हाल ही के इंसिडेंट थे, दोनों ही वेस्ट बंगाल से थे। जो दोनों ही जज की हम बात कर रही है, दोनों ही वेस्ट बंगाल से थे। तो क्या संबंध है इन बारे में, क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के डिस्कशन में। तो सबसे पहले बात ये आती ये है कि रेक्यूजल होता क्या है। रेक्यूजल से आप क्या समझते हैं? तो अगर इसकी परिभाषा समझे बहुत ही सरल शब्दों में, तो वो होता है रेक्यूजल इज द रिमूवल ऑफ वन सेल्फ एज अ जज और प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल इन अ पर्टिकुलर मैटर। मतलब किसी एक पर्टिकुलर मैटर में जब जज अपने आप को वहां से हटा देता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि रिमूवल ऑफ वन सेल्फ, मतलब यहाँ पर जज या कोई प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल जब अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर केस से हटा लेता है, मतलब वहां पर वो कोई रीजन स्टेट कर सकते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कोई प्रीरियर एसोसिएशन विद पार्टीज बता के इस रीजन को देकर वो अपने आप को उस पर्टिकुलर केस से हटा सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई, कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें यहाँ पर जज खुद को रेक्यूज करते हैं। तो उसका अगर उदाहरण जाने तो एक बहुत ही सिंपल उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, उस कंपनी के शेयर होल्डिंग उस जज के पास में है। उदाहरण के लिए एक बहुत सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि यहाँ पर वोडाफोन और एयरटेल, इनके बीच में एक डिस्प्यूट हो जाती है, वोडाफोन वर्सेस एयरटेल। अब ये वोडाफोन वर्सेस एयरटेल जो केस है, ये जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल जस्टिस XYZ, इनके पास में इनके पास में ये केस आता है। अब यहाँ पर इनके पास में जब ये केस आया, तो उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर दिया और कह दिया कि मैं इस केस में जजमेंट नहीं दे सकता हूँ, मैं इस केस को जज नहीं कर सकता हूँ। इसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया कि मेरे पास एयरटेल कंपनी जो है उसकी शेयर से कुछ, आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ एयरटेल कंपनी। शेयर होल्डर है मतलब यहाँ पे कुछ हिस्सेदारी उनके पास में है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एक स्मॉल परसेंटेज के वो मालिक हुए एयरटेल कंपनी के। अब ये तो बहुत लाजमी है, भले ही वो जज हो लेकिन वो ह्यूमन बीइंग है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे उनका जो इंटरेस्ट है वो एयरटेल कंपनी में आ गया। क्योंकि एयरटेल कंपनी को अगर ये केस जीतती है तो यहाँ पर एयरटेल कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, हारती है तो लॉस होगा। जीतना और हारना मालिक पे प्रभाव पड़ेगा ज़रूर, और यहाँ पर जज जो है वो उसके शेयर होल्डर है, एक मिनिस्क्यूल सेक्शन के उसके मालिक है इसका मतलब। तो यहाँ पर जज का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, उनका इंटरेस्ट है इसमें, इसीलिए यहाँ पर बायस आ सकता है और जज अपने आप को उससे रिक्यूज कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पर पार्टी से किसी तरीके का संबंध है, केस में जो लिटिगेटिंग पार्टी से उससे किसी तरीके का संबंध है, तो उस समय पर भी जज अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं उस केस से। ये जो पार्टीज है कंसर्न, वो ये मेंशन कर सकती है कि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो जज के ऊपर है फिर वो कि अपने आप को वो रिक्यूज उस स्थिति में भी कर सकते हैं अगर लिटिगेटिंग पार्टी यहाँ पे पॉइंट आउट करती है। तो उस बारे में और थोड़ा हम जानेंगे क्या होता है ये। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम समझे तो कुछ
प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। जो लिस्ट बता रहा हूँ ये इंक्लूड करती है, इनके अलावा भी और कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रियर और पर्सनल एसोसिएशन, मतलब जो लिटिगेटिंग पार्टीज हैं उनसे किसी तरीके का कोई पहला या पर्सनल एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल एक जज है, जस्टिस, उन्हीं जस्टिस को लेते हैं, जस्टिस XYZ। जस्टिस XYZ जो है एक बहुत छोटी सी विलेज में उन्होंने पढ़ाई करी, फिर वो मुंबई जैसी सिटी में आए, वहाँ पर उन्होंने अपना लॉ की डिग्री ली और फिर प्रैक्टिस करी, उसके बाद में वो जज बन गए। उनका काम देखकर उन्हें जज बनाया गया। अब जो जस्टिस बिलोंग करते थे, फॉर एग्जाम्पल किसी एक छोटी सी विलेज से, वहाँ पे जिस स्कूल में पढ़े थे, उस स्कूल में जो उनके फ्रेंड थे उनका ही केस उनके पास में आ जाता है। तो जस्टिस XYZ यहाँ पर कहेंगे कि जो वन ऑफ द लिटिगेटिंग पार्टी है ये मेरे फ्रेंड है, तो यहाँ पर मेरा पर्सनल बायस हो सकता है, मेरा ऑलरेडी इनसे एसोसिएशन रहा है, तो इसके चलते ये मैं केस कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। अब उसके अलावा उदाहरण ये भी हो सकता है कि अभी जस्टिस XYZ इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी, उसके बाद में ये जज बने, ये बार से बेंच पे आए, तो यहाँ पर जब वो प्रैक्टिस करते थे उस समय उनके पास में उनके एक बहुत अच्छे क्लाइंट थे, एक कंपनी उनकी बहुत अच्छी क्लाइंट थी, कंपनी ABC। अब कंपनी जो ABC कंपनी है, इस कंपनी की बहुत सारे केसेस थे, बहुत मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जस्टिस XYZ जब वो प्रैक्टिस करते थे वो जाते थे। अब ये जज बन गए, फिर भी इस कंपनी की केसेस चालू है। अब होता ये है कि जो कंपनी ABC है उनका एक केस आ जाता है ये जस्टिस के पास में, जस्टिस XYZ के पास में। तो यहाँ पर जस्टिस XYZ खुद को रेक्यूज कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं इस पार्टी के बिहाफ पे अपीयर हुआ था और मेरा यहाँ पे बायस हो सकता है, इसलिए मैं इस केस में नहीं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं इस केस को नहीं जज कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर लॉयर या नॉन लॉयर से एक्स पार्टी कम्युनिकेशन होता है, इस स्थिति में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बन सकता है। उसके अलावा अब जानते हैं, अब जो जस्टिस XYZ थे, XYZ ने बहुत मेहनत करी, बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में इतनी मेहनत करी, उन्होंने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए, बहुत एफिशिएंटली वर्क करा और उनका प्रमोशन हो गया, वो बन गए सुप्रीम कोर्ट के जज। अब सुप्रीम कोर्ट के जज वो जब बने तो उनके पास में, जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में थे तो उनके पास में एक केस था, A वर्सेस B का केस था उनके पास में। अब यहाँ पे तो उन्होंने जो जजमेंट देना था दे दिया, उनका प्रमोशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब इवेंचुअली A वर्सेस B का जो केस हुआ था, B के अगेंस्ट में गया था जजमेंट, तो B ने यहाँ पे सोचा कि मेरे पास में तो अभी लिमिटेशन में टाइम है, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता हूँ। अब वो गए सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे B ने कर दी अपील। अब वापस A वर्सेस B मैटर जो है वो उन्हीं जज के पास में आ गया जिन्होंने उसमें पहले जजमेंट दिया था। जस्टिस XYZ ने बोला अब मुझे वापस यहाँ पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे खुद को अलग करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में मैं तब था जब मैंने ये जजमेंट दिया हुआ था ऑलरेडी, अब मैं वापस इसमें नहीं जजमेंट कर सकता हूँ। तो ये एक और एग्जांपल हो गया कि कब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। उसके अलावा हमने बात करी कि किसी कंपनी के शेयर्स जो है अगर वो जस्टिस जो जज है उनके पास में है, तो ऐसी स्थिति में भी वो अपने आप को वहाँ से अलग कर देते हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक केस यहाँ पर बन जाता है। तो अगर बहुत सरल भाषा में हम जब समझे तो एनी इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी अ ग्राउंड टू विड्रॉ फ्रॉम अ केस सिंस अ जज हैज अ ड्यूटी टू एक्ट फेयर। तो जज ये बार बार जस्टिस XYZ अपने आप को क्यों हटा देते हैं, जस्टिस XYZ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, तो ये बड़े समझदार जज है क्योंकि उनको पता है कि उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है कि वो फेयरली एक्ट करे, वो निष्पक्ष रूप से विदाउट एनी बायस एक्ट करे और इसी ग्राउंड को लेकर वो अपने आप को उस केस से अलग कर सकते हैं और ये उनके केस, उस केस से खुद को विड्रॉ करने का ये ग्राउंड हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए वो हमेशा देखते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आप कल को जज बनते हैं तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए, जब हम लॉ कॉलेज में थे, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप लॉयर हैं, तो आपने लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर ये हमें पढ़ने को मिलता है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, रिक्यूजल की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस से ही आता है। तो चलिए फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस में 3 रूल्स थे, हियरिंग रूल, बायस रूल, रीजन डिसीजन। हियरिंग रूल की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा कि कोई जज के पास में अगर केस आया तो यहाँ पर उन्हें दोनों पार्टी को सुनने की ज़रूरत है।
यहाँ पे बिना पार्टीज को सुने वो जजमेंट नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर आपने कई बार हमने समन करा उनको, फिर वारंट करा, फिर भी अगर पार्टी नहीं आती है, ऐसी स्थिति में एक्स पार्टी जजमेंट तो जज दे सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि दोनों पार्टी को सुनने के बाद में ही आपको जजमेंट देना चाहिए। ये हो गया हियरिंग रूल। एक और रूल रहता है रीजन रूल, रीजन डिसीजन। मतलब आप कोई भी अगर जजमेंट देते हैं तो यहाँ पर आपको उसका रीजन के साथ, मतलब जो भी जजमेंट है वो दैट शुड बी बैक्ड बाय रीजन, वो भी वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड पे कोई भी डिसीजन या ऑर्डर जज को देना होता है। ये एक और आपने रूल देख लिया। और जो इंपॉर्टेंट रूल जो हमारे इस पूरे आज के डिस्कशन से रिलेटेड है वो है बायस रूल। बायस रूल में क्या होता है कि अगर जज किसी भी तरीके से कोई पर्सनल बायस हो या प्रोफेशनल बायस हो, किसी पर्सनल रूप से प्रोफेशनल रूप से जो लिटिगेटिंग पार्टीज है उनसे जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे केस में ये देखना पड़ेगा कि जज का अगर कोई बायस है तो जज उस केस में यहाँ पर डिसीजन नहीं दे सकते और खुद को हटा लेना सही माना जाता है। तो हमने जिससे बात करी जस्टिस XYZ इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि उनको पता है उनकी ड्यूटी है फेयरली, निष्पक्ष रूप से, फ्रीली यहाँ पर जस्टिस डिलीवर करना। तो बायस रूल की हमने बात करी, तो इसी बायस रूल पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है और इसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण जज अपने आप को यहाँ पे किसी भी केस से विड्रॉ करते हैं, रिक्यूज करते हैं। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ रिक्यूजल क्या है। तो ऐसे अगर हम देखें तो कोई सेट प्रोसेस नहीं है। डिसीजन क्या है किसी को भी रिक्यूज करने का, ये उस जज पर ही जिसके सामने केस है, ये कंप्लीटली उस जज के कॉन्सेंस और डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। अगर उससे लगता है ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उन जज को अगर ऐसा लगता है तो वो अपने आप को उस केस से हटा सकते हैं, रिक्यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर एडवोकेट या पार्टीज ये मेंशन करे कि जज आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, उस कंडीशन में भी अगर जज को ठीक लगता है तो वो उनकी डिस्क्रिशन पे अपने आप को उस केस से रिक्यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर महत्वपूर्ण केस देखें रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि कोई भी ऐसे फॉर्मल रूल्स नहीं है रिक्यूजल प्रोसेस के लिए। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें की गई थी, द टेस्ट ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ बायस इज रीजनेबलनेस ऑफ एप्रहेंशन इन द माइंड ऑफ पार्टी। अब यहाँ पे हम बार बार बात कर रहे हैं कि जज को फेयरली एक्ट करना है और यहाँ पर जो पूरा डिस्क्रिशन है ये जज के ऊपर है कि वो ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है कि नहीं। लेकिन इस केस में एक बहुत अच्छा चीज़ लेट डाउन की हुई थी कि यहाँ पर जज को ये देखना चाहिए कि पार्टी के माइंड में ये ना आए कि यहाँ पर मेरे साथ में इनजस्टिस हुआ है। वो सबसे फॉरमोस्ट चीज़ है। सो द प्रॉपर अप्रोच फॉर justice is not to look at his own mind and ask himself however honestly am I biased, but to look at the mind of the party। तो यहाँ पे कोई भी जज है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई स्लाइड्स में मैं ठीक कर दूंगा, तो यहाँ पे जज के सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, ये जज को अपने माइंड से नहीं सोचना है। यहाँ पे ये खुद से नहीं पूछना है, यहाँ पर खुद से ये पूछना है कि क्या पार्टी के माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि उनके साथ में कुछ अनफेयर हुआ है, कुछ यहाँ पे कुछ बायस हुआ है। तो यहाँ पर पार्टी के माइंड से जज को सोचने की ज़रूरत है। अब चलो प्रोसेस हमने देख लिया कि यहाँ पे जज ने, फॉर एग्जांपल जस्टिस XYZ ने कई बार अपने आप को केस से हटा देते हैं और अपना रिक्यूज कर लेते हैं। तो अब क्या होता है इस केस का, ये केस वापस चीफ जस्टिस के पास में चले जाता है और वो फिर उसे फ्रेश बेंच को या फ्रेश जज को अलोकेट कर देते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या जज मना कर सकते हैं कि मैं रिक्यूज नहीं करूंगा, मैं अपने आप को इस केस से नहीं हटाऊंगा। तो ये जो रिक्वेस्ट आप करते हो, जैसे हमने पिछले स्लाइड में जाना कि यहाँ पर पार्टी या एडवोकेट बता सकते हैं कि सर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, योर ऑनर, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पर ये जज के ही डिस्क्रिप्शन पे रहता है कि वो खुद को उस केस से रिक्यूज करेंगे या नहीं करेंगे। दो उदाहरण देख लेते हैं, दो इंस्टेंसेस देख लेते हैं। पहला अयोध्या राम जन्मभूमि केस, बहुत फेमस केस है हमारे देश का। इस केस से जस्टिस यूयू ललित ने खुद को हटा दिया था, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था कि लॉयर जो अपीयर हो रहे थे इस केस में, उन्होंने बताया कि जस्टिस आप इस केस में एज अ लॉयर अपीयर हो चुके हैं,
एक क्रिमिनल केस था जो राम जन्मभूमि केस से ही रिलेटेड था, उसमें आपने एज ए लॉयर पार्टीज को प्रेजेंट किया है। तो इसको देखते हुए जस्टिस यू ललित ने यहाँ पे अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखते हुए खुद को हटा लिया था। 2019 का उदाहरण देखें जस्टिस अरुण मिश्रा का, तो जस्टिस अरुण मिश्रा के सामने भी एक केस को लेकर ऐसी ही बात की गई थी। 2013 लैंड एक्विजिशन केस था। यहाँ पे जो लॉयर थे उन्होंने बताया था कि सर आपने इस मामले में पहले भी जजमेंट दिया है, आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, आपको खुद को इस केस से हटा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जस्टिस अरुण मिश्रा ने यहाँ पे बताया था कि इसका कोई भी चांस नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, इसलिए मैं अपने आप को इस मैटर से नहीं रिक्यूज करूँगा। तो ये टोटली जज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कई बार आपको ऐसे सुनने को मिलता है कि ये जज इस प्रकार के है, वो जज इस प्रकार के, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़े स्ट्रिक्ट है। तो ये जज टू जज डिपेंड करता है। तो टोटली ये जज की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। कुछ कंसर्न है इस बारे में, जल्दी से कंसर्न्स देख लेंगे। सबसे पहले डिले द प्रोसेस। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर किसके पास में कौन सा केस जाएगा, ये उस केस के ये उस हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर डिपेंड रहता है। तो चीफ जस्टिस ने उस केस को अलॉकेट कर दिया जस्टिस XYZ को, जस्टिस XYZ ने बता दिया मेरा बायस हो सकता है यहाँ पर, तो वो वापस रिटर्न होके चीफ जस्टिस के पास में मैटर चले जाता है एंड देन चीफ जस्टिस से वापस किसी फ्रेश बेंच को देते। तो इस प्रोसेस में एक डिले हो जाता है कहीं ना कहीं केस में। हमारे देश में जब करीब अगर हम देखें 3.5 लाख यहाँ पे 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, उनमें एक केस जो ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है उसमें और पेंडेंसी बढ़ जाती है। उसके अलावा यहाँ पर लिटिगेटिंग पार्टीज जो है इनको चेरी पिक करने का एक मौका मिल जाता है। मतलब यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो न्यायिक स्वतंत्रता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हैम्पर हो सकती है। फॉर एग्जांपल लिटिगेंट्स बार बार ये चीज़ लेकर आ सकते हैं कि नहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस तरीके से, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर फिर जज के लिए वो हमेशा हेजिटेशन रह जाएगा कि वो जजमेंट अगर देते हैं तो ये एक उनके खुद के नाम के हिसाब से शायद ये एक गलत चीज़ हो जाएगी। तो किसी भी तरीके का कोई स्पॉट नहीं चाहता है कोई भी जज किसी भी केस को लेकर। तो यहाँ पर जजेस मामले में काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिटिगेटिंग पार्टीज है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि जस्टिस XYZ बहुत स्ट्रिक्ट है, इनके पास में केस नहीं जाना चाहिए, तो वो जानबूझ के भी, भले ही कोई इंटरेस्ट ना हो, फिर भी ये चीज़ सामने लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि टोटली जजेस की डिस्क्रिप्शन पे ये होता है कि वो खुद को उस केस से अलग करेंगे कि नहीं करेंगे, खुद को रिक्यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है, इसलिए टोटली जज के डिस्क्रिप्शन पे होता है। अब हर जज एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए ही सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, प्रोसीजर बनाई गई है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो इसका हो सकता है, और जो रिजल्ट है केसेस में वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये इसके कुछ इससे जुड़े हुए कंसर्न्स हैं। तो चलिए आपका क्या सोचना है इस पूरे चर्चा के बारे में? आपको क्या लगता है, क्या इसके पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने, या हमारे जो लोकसभा है, हमारी जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, क्या उन्होंने कोई कानून इसके रिलेटिंग बनाना चाहिए? क्या ये जुडिशरी से आना चाहिए या हमारे लेजिस्लेचर से आना चाहिए? इस सारी चीज़ों के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।